3-5 घंटे और इसके साथ साथ 1.5 घंटे, ये कितने हो गए 6.5 घंटे, और 50 प्रश्न लगाने में आपको 1 घंटा लगेगा। तो इसमें यूपीएससी में एनालिसिस थोड़ा सा करोगे तो बहुत ज़्यादा 2 घंटे मान लो, ठीक है। 1 घंटे एनालिसिस, 1 घंटे, तो 5.5, 6.5 और 7.5 घंटे आपके हो गए। फिर इसके बाद आपको आराम करना है। आराम करने के बाद फिर से थोड़ा बहुत रिवीजन करना है, टेंशन नहीं लेना है। परीक्षा आराम से निकलेगी, नहीं निकलेगी तो जिंदगी में बहुत कुछ करने को है, ठीक है। यूपीएससी ही सब कुछ नहीं है, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, अशोक गाइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 64 है और टेस्ट नंबर 6 है, ठीक है। तो आज हम कुछ आपको टेस्ट के बारे में बताएंगे। हालांकि इसमें दिया हुआ है डेली टारगेट टॉपिक्स। तो दोस्तों ये टॉपिक्स तो अब समाप्त हो चुके हैं। पूरे टॉपिक्स जो हमने निर्धारित किया था कि हम 65 डेज तक टॉपिक्स बताएंगे, लेकिन वो 59 डेज में ही पूरे हो चुके थे, 60 डेज के आसपास, ठीक है। तो हमने समाप्त कर लिया था और इसके बाद ये बोला था कि आपको हम कुछ दिन के बाद टेस्ट देने लगेंगे। तो 35 दिन लगभग बचेंगे, मतलब 100 डेज का प्रोग्राम था, तो इसमें 35 दिन जो बचे हुए थे उसमें हमने आपको ये बोला था कि टेस्ट हम बताएंगे। तो टेस्ट में मैं आपको 5 टेस्ट करा चुका हूँ और ये 6वां टेस्ट है। अगर दोस्तों इस तरीके से आपने टेस्ट कर लिया और इसके साथ साथ पीवाईक्यू भी बताता हूँ, ठीक है। तो इतना प्रोग्राम अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो किसी भी कोचिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, किसी संस्थान में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बस इतना, यही चीज़ वहाँ पर भी बताते हैं, क्योंकि मैं भी जो है मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूँ, तो हमसे भी यही चीज़ करवाई जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ का अनुभव है अच्छा खासा, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बस इसको आप फॉलो करिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए। इधर उधर देखिए, मैराथन के चक्कर में पड़ोगे, इधर उधर के चक्कर में पड़ोगे तो परेशान हो जाओगे, समय आपका चला जाएगा। मैं खुद आपके समय को बहुत ज़्यादा समझता हूँ, इसलिए मैं खुद ही फालतू बकवास करने से बचता हूँ। मुझे पता है कि सीधी बात करूँगा, हालांकि मेरा चैनल चलने वाला नहीं है सीधी बात करने पे। इधर उधर की बात करूँगा तो खूब व्यूज़ आ जाएंगे, खैर। और जो काम की बातें करते हैं तो व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन खैर उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर बाद में कभी ये चीज़ एनालिसिस की गई हमारे चैनल को लेकर के तो ये चीज़ निकल के आएगी कि नहीं, हम पढ़ाने पर ही भरोसा करते हैं, फालतू बकवास करने पर भरोसा नहीं करते। तो खैर, यूपीएससी सीसैट में आपको मैंने कॉम्प्रिहेंशन बताया था कि कॉम्प्रिहेंशन आपको देना है, ठीक है। तो आपको 10 कॉम्प्रिहेंशन, मैंने बोला था कि 10 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, ठीक। इसके साथ साथ 2013 में आए हुए रीजनिंग के सारे सवाल, कल मैंने मैथ बोले थे कि मैथ के सारे सवाल, और इसके साथ साथ मैंने आज बोला है कि रीजनिंग के सवाल, ठीक। मैंने आपको मैथ के 17 टॉपिक्स 2 बार करा चुका हूँ, रीजनिंग के 11 टॉपिक 2 बार करा चुका हूँ, ठीक है। तो आपने अगर इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा तो ये सवाल आपके आराम से हो रहे होंगे। और जनवरी से ये प्रोग्राम चल रहा है, जिन्होंने लापरवाही करी होगी तो उनकी बात अलग है, और जिन्होंने जनवरी से कंटिन्यू मुझे फॉलो किया होगा तो वो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम चलते हैं, तो आपको ये करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। ये चीज़ें आपने अगर अच्छे से कर ली दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में मदद मिलने वाली है। आप खुद जाकर जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का जो है टेस्ट है, टेस्ट 6 है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में है। तो देखिए बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं इसमें, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है कि आपने ये सब पढ़ा नहीं है। हालांकि मैंने सब बताया था, आप पढ़ चुके हो। एक्चुअल एग्जाम में इतने नॉलेज की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एक्चुअल एग्जाम में बस आपकी प्रैक्टिस काम आती है कि आपने प्रश्नों को, यूपीएससी के प्रश्नों को, ये टेस्ट सीरीज में करा जरूर रहा हूँ, लेकिन यूपीएससी यहाँ टेस्ट सीरीज का मतलब आपके नंबर से नहीं है। नंबर आपके यहाँ ज़्यादा आ गए कम आ गए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर कम नंबर आएंगे तो आपको खुश होना चाहिए, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तब तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो कम नंबर वालों को खुश होकर के अपने चीज़ों को बार बार देखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और रिवीजन का एक तरीके से ये टेस्ट होते हैं, एक तरीके से रिवीजन का। ये यूपीएससी की थीम को, यूपीएससी की चीज़ों को नहीं पकड़ पाएंगे, यूपीएससी के पैटर्न को नहीं पकड़ पाएंगे। कितना भी अच्छा पेपर बना ले, लेकिन यूपीएससी के पैटर्न को नहीं पकड़ पाएंगे। ये आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ ऐसा करें तो भले पकड़ लें, लेकिन अभी तो पकड़ने वाले नहीं, क्योंकि यूपीएससी खुद बार बार अपनी चीज़ों को बदलता रहता है। तो आप यूपीएससी के जब एक्चुअल एग्जाम के पेपर्स देखोगे तब जाकर के यूपीएससी को पकड़ पाओगे। इसलिए मैं बार बार यूपीएससी के पेपर को बोलता हूँ। टेस्ट सीरीज इसलिए भी बोल देता हूँ कि अगर मैं सीधे सीधे मना करूँगा तो कई बार लोगों को लगेगा कि नहीं, इन्होंने टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज क्यों मना कर रहे हैं। और कई लोगों को अगर बोल दूंगा करना है तो कई लोग सोच रहे हैं यूपीएससी का नहीं बताता। तो मैं यूपीएससी को पहली प्राथमिकता में रखता हूँ, ठीक है। दूसरी बार मैं टेस्ट रखता हूँ। इससे क्या होगा कि आपके मन में भी एक दुविधा एग्जाम देते समय ये ना रहा है कि मैंने टेस्ट नहीं लगाए। तो आप टेस्ट एक बार लगा लोगे, ठीक से देख लोगे, और एक तो रिवीजन का भी काम करता है। आपने साल भर जो भी पढ़ा आपने रिवीजन नहीं किया, तो इन टेस्टों को लगा करके आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन का सबसे अच्छा स्रोत, इससे आपको फायदा मिले ना मिले, लेकिन रिवीजन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज से हालांकि फायदा मिलता ही है, रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा तो आपको वही चीज़ें वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में मतलब मदद देंगी। तो आप जब भी टेस्ट लगाएं तो 9:30 बजे से लेकर के, अब मैं इसको सुबह तो नहीं डाल पाता क्योंकि व्यस्त रहता हूँ, तो 9:30 से लेकर के इसको जो है आप 11:30 के बीच में बैठ करके ही लगाइए तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलता हूँ सीधे, आपको जो है आधुनिक भारत में 18वीं सदी के अंत में भारत जब मुगल काल समाप्त होने की कगार पे था, उसके बाद जो है आधुनिक भारत स्टार्ट हो रहा था, अंग्रेजों का आगमन हुआ, उस तरफ आपको अच्छे से पढ़ते हुए जाना है। यूरोपीय लोगों का आगमन और ब्रिटिश भारत की भारत पर विजय, ठीक है। भारत सरकार की ब्रिटिश प्रशासनिक संरचना, सुधार, प्रभाव और संगठन, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, ठीक। 19वीं सदी में, 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, इनको भी थोड़ा देख लेना, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 ज़्यादा ही महत्वपूर्ण मैं बताता रहूँगा टॉपिक्स को, ठीक है। बाकी टेस्ट आप लगाओगे तो इनसे जो है काम की चीज़ अपनी निकाल लेना, ठीक। फिर इसके 1857 का विद्रोह और 1857 के बाद परिवर्तन, तो ये थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये उदारवादी चरण, ठीक है, 1885 से 1905 वाला। फिर गर्मपंथी और नरमपंथी आंदोलन आपने पढ़ा होगा, तो इनको भी थोड़ा देखना है, छोड़ना नहीं कुछ भी,
तो गर्मपंथी हैं उसके नेताओं का उद्भव, ठीक है। तो ये आपको 1907 के बाद से कायदे से दिखाई देगा, ठीक है, 1905 के बाद से। फिर इसके साथ साथ जो है आपको बंगाल का विभाजन, पार्लियामेंट सुधार, स्वदेशी आंदोलन और होम रूल आंदोलन, इनसे यूपीएससी ने बार बार प्रश्न बनाए दोस्तों, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गांधीवादी युग तो मतलब मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, और पीटी के लिए भी यहीं से सवाल बनाते हैं, तो इसलिए मेंस प्री को भी एक साथ तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अभी आप जो है अभी फोकस जो है प्रीलिम्स पर ही रखिए। गांधी और आगमन, मतलब गांधी का आगमन और गांधी की उपलब्धियां। फिर रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, इनको लिंक करके पढ़ना है कि खिलाफत आंदोलन क्यों आया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट किया, तो आगे चल करके खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ गया क्या, ये लिंक करोगे तो मेंस में भी फायदा मिलता है, और ये तैयारी ही यूपीएससी की इंटीग्रेटेड होती है एक दूसरे को लिंक करके पढ़ने की। फिर इसके असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इनको बार बार पढ़ना, क्योंकि यहाँ से दोस्तों यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है। अभी पिछली बार ही पूछा था कि जो उपाधियां मिली थी लोगों को, तो किस सहयोग आंदोलन के द्वारा प्रतिधारण ऐसा कुछ करके पूछ लिया था उन्होंने, ठीक है। तो उपाधियों का प्रतिधारण या उपाधियों का त्याग, ये सब शब्दावलियों को थोड़ा ध्यान दिया करिए कि प्रतिधारण क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, ठीक है। फिर ब्रिटिश प्रतिक्रिया और समझौते, आज़ाद हिंद फौज, आईने और सुभाष चंद्र बोस, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी और कैसे ये काम करता था, थोड़ा सा इस पर नजर रखना। तो यहाँ से यूपीएससी से कोई कंटेंट निकाल के आपको डालेगा तो आप उसको एलिमिनेट करने की स्थिति में हो जाओगे। फिर विविध एवं अन्य आयाम, सुधार, अधिनियम और समिति, कांग्रेस अधिवेशन, गवर्नर जनरल, वायसराय, नीतियां और जनजाति और कृषक आंदोलन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने सब पढ़ रखी हैं, तो वही चीज़ें हैं, ठीक। फिर इसको मैंने जो है ये सब चीज़ें जो ऊपर दी थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये टॉपिक्स जो ऊपर दिए थे इन्हीं को मैंने सब टॉपिक्स में डाल दिया। हालांकि ये विजन का ही है, मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए डाल दिया क्योंकि कई बार लोग जो है विजन की चीज़ों को देखते नहीं हैं, तो मैंने वही चीज़ आपको डाल करके पेपर में जो चीज़ें पढ़नी चाहिए वो चीज़ें उनके स्कीम में होती हैं, तो वही मैंने आपको यहाँ पर डाल के दे दिया कि जिससे क्या हो कि आराम से आप 5 मिनट में देखो और अपना टेस्ट लगाओ। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत में यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष, रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इनको देखना है मैं इनके बारे में, क्योंकि यहाँ से सवाल दोस्तों बन रहे हैं, ठीक है, इनसे बहुत सवाल बन रहे हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, ठीक, इनसे यूपी से सवाल बना रहे हैं, इसलिए इनको देख लेना है। 1813 से 1833 से अभी विगत 2 वर्ष तो 3 वर्षों में ही बन गए ठीक ठाक सवाल, मतलब ठीक ठाक का मतलब दे तो बनते हैं, लेकिन एक नंबर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से जो है ब्रिटिश की विस्तारवादी नीति, 18वीं शताब्दी में भारतीय साम्राज्य से मराठा, पंजाब, मैसूर, हैदराबाद, इनको देख लेना, बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है इनमें, लेकिन यूपीएससी पलट देता है, इसलिए इनको मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर वेबगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्या था, सहायक संधि किसने लागू की थी, बस इतना याद रखो, और इनका करने का मतलब आधार क्या था, मतलब क्या उद्देश्य था, ठीक है। फिर शिक्षा नीतियों में 1813 का एल्बर्ट बिल वगैरह जो है चर्चा में काफ़ी रहता है, मतलब था भी, तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेना। फिर ये सब चीज़ें सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, जैसे ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय, तो उन्होंने कब स्थापना करी, क्यों करी, थोड़ा सा यूपीएससी ने 2012 में भी प्रश्न बनाया, इससे हमेशा बनाता रहा यूपीएससी, 2012 के उसके बाद भी बनते रहे, मतलब 2012 का मैंने डिस्कस किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से और भी आप जो है अच्छे से पढ़ लेना। इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि आपको उदारवादी चरण यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के आपको होम रूल आंदोलन यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद 1919 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये मान के चलिए कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का इंपॉर्टेंट ही है, और बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। आप कोई पतली सी बुक आपके पास है, उसी में से आपको रिवीजन 2-3 बार कर लेना है, ठीक है। आप पहले से जो नोट्स बनाए उनको पढ़ लेना है। तो इधर के बाद का जो भी है, जैसे ये है आपका क्रिप्स प्रस्ताव है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है। फिर इसके बाद वेवेल योजना, शिमला समझौता, ये सब यूपीएससी पूछता रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये सब यूपीएससी बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ, ये सब आप इसको पॉज करके देख लेना, आपको पता ही होगा, आपने यूपीएससी पीवाईक्यू देखा होगा तो, ठीक है। फिर इसके बाद में अन्य आयाम, ऊपर जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया उन्हीं को खोल दिया है, उन्हीं में दिखा दो। जैसे अन्य आयाम में जनजातीय आंदोलन थोड़ा सा देख लेना, बिरसा मुंडा है, ऐसे और भी बहुत सारे। फिर कृषक आंदोलन को भी अच्छे से देख लेना, दलित आंदोलन भी देख लेना, महिला आंदोलन भी देख लेना, प्रेस और प्रकाशनों की भूमिका, ठीक है। ये सब रिवीजन के लिए दोस्तों, साल भर आपने पढ़ा है तो वही रिवीजन है, और इनसे घबराना नहीं है। कोई टॉपिक नहीं आता है तो सोच लो कि इससे यूपीएससी प्रश्न नहीं बनाएगा, तो टेंशन इससे जो है खत्म होती है, ठीक है। तो इसको ये मत लेना कि जो है सर मना कर रहे हैं, क्योंकि अब समय नहीं है कि आप उन टॉपिकों को फिर से पढ़ो पहली बार, आपने पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हो। फिर व्यावसायिक समूहों की भूमिका, ब्रिटिश भारत की विदेश नीतियाँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आपको पीटी 365 जरूर पढ़ना, जिन्होंने साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़ा है। फिर 2014 के पीवाईक्यू के 50 प्रश्न, अंतिम के 50 प्रश्न आए। कल मैंने बोला था कि शुरू के 50 प्रश्न और अंतिम के, तो देखिए आपको पता क्या चल गया कि सी साइड में आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है, ठीक है। 10 प्रश्न करना है, मुश्किल से आधे घंटे में हो जाएंगे, ध्यान से करोगे तो, ठीक। 1 घंटा ले लो भाई, आपको लगे कि नहीं इतने तो 1 घंटे लगते ही हैं, तो 1 घंटे कर लेना, ठीक। इसके साथ साथ रीजनिंग के सारे सवाल आपको करने हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको 20 मिनट से 30 मिनट लग जाएंगे, मान लो 30 घंटे, तो 1.5 घंटा ये आपका हो गया। 2 घंटे टेस्ट में चले गए टाइमर लगा करके, वो 2 घंटे के बाद 2 घंटे आपके उसी में टेस्ट का एनालिसिस करने में चले गए, 3 घंटे मान लो, ठीक है। तो कितने हो गए, 2, 3, 5 घंटे, और इसके साथ साथ 1.5 घंटे, ये कितने हो गए, 6.5 घंटे।
और 50 प्रश्न लगाने में आपको 1 घंटा और लगेगा। तो इसमें यूपीएससी में एनालिसिस थोड़ा सा करोगे तो बहुत ज़्यादा 2 घंटे मान लो, ठीक है। 1 घंटे एनालिसिस, 1 घंटे, तो 5.5, 6.5 और 7.5 घंटे आपके हो गए। फिर इसके बाद आपको आराम करना है। आराम करने के बाद फिर से थोड़ा बहुत रिवीजन करना है, टेंशन नहीं लेना है। परीक्षा आराम से निकलेगी, नहीं निकलेगी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को है, ठीक है। यूपीएससी ही सब कुछ नहीं है, ठीक। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।